हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। और आपको पता है कि अभी हमारा ज्योग्राफी का सेशन चल रहा है और ज्योग्राफी के सेशन में भी हम लोग पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी का जो पार्ट ए था, वो पार्ट ए में हमें क्या पढ़ना था, सामान्य भूगोल। और सामान्य भूगोल के अंतर्गत भी 3 बड़े बड़े टॉपिक था, जिसमें से एक टॉपिक ब्रह्मांड को हमने उठाकर उसके जो अन्य टॉपिक था उस टॉपिक के बारे में डिस्कस किए। जैसे सबसे पहले तो हमने देखा कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो अवधारणा था उसे, ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित जो सिद्धांत था उसे, और उसके साथ साथ एक अन्य टॉपिक जिसका नाम था गैलेक्सी यानी आकाशगंगा, इसे भी हम लोगों ने देख लिया। आज ब्रह्मांड से ही जुड़े एक टॉपिक है, उसको हम लोग देखने वाले हैं और इसके ऊपर भी विस्तार पूर्वक हम लोग चर्चा करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो उसका नाम है तारे, जन्म एवं मृत्यु, यानी तारे का जीवन चक्र के बारे में आज हम लोग परिचर्चा करेंगे और पूरे विस्तार से, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ एक स्टोरी की तरह हम लोग परिचर्चा करेंगे, ताकि आपको थ्योरी में ये काफ़ी फायदेमंद हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं कि आखिर तारे का जन्म कैसे होती है, मृत्यु कैसे होती है, और जन्म होती है तो कौन सी प्रक्रिया के द्वारा, और मृत्यु होती है तो वो तारे का नाम क्या दिया जाता है और किस प्रकार उसका मृत्यु होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे इससे पहले का जो टॉपिक था उसमें हमने बताया था कि आकाशगंगा, तो आकाशगंगा यानी गैलेक्सियों के बारे में बताए थे। बहुत सारे गैलेक्सियों का नाम भी हमने बताए थे और गैलेक्सियों का निर्माण कैसे होता है, इन सारे प्रक्रिया के बारे में हम लोग पूरे विस्तार पूर्वक परिचर्चा कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इससे जुड़े टॉपिक आपको समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो ये जो तारे, जन्म एवं मृत्यु है, ये आकाशगंगा से ही जुड़े एक टॉपिक है, ब्रह्मांड के अंतर्गत आने वाला ही एक टॉपिक है। ठीक है, तो हमने बताए थे आकाशगंगा में यानी गैलेक्सी वाले पार्ट में हमने क्या बताए थे कि गैलेक्सी के अंतर्गत एक केंद्रीय बल्ज होता है और 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है। ये बताए थे कि जैसे हमारा क्या है, ये हमारा गैलेक्सी है, इसके अंदर एक बल्ज, केंद्रीय बल्ज होता है और 3 घूर्णनशील भुजाएं होती है। ठीक है, 3 घूर्णनशील क्या होती है, भुजाएं होती है। ये गैलेक्सी के अंदर असंख्य तारों होता है, असंख्य तारों के समूह को ही तो गैलेक्सी कहते हैं। और ये जो गैलेक्सियों का जो 3 जो भुजा है, ये भी तारे से ही मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, तारे से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, ये बताए थे। तो चूंकि ये घूर्णनशील भुजाएं हैं, यानी इसका मतलब ये हुआ कि इसी भुजा के द्वारा गैलेक्सी है जो घूमती होगी, चक्कर लगाती होगी, यानी घूर्णन की प्रक्रिया को पूरी करती होगी। तो जब गैलेक्सी है जो घूर्णन करती है तो ब्रह्मांड में जो उपस्थित जो गैसों का जो मेघ है वो प्रभावित हो जाता है। हमने क्या बताया कि जब गैलेक्सी घूर्णन करती है तो ब्रह्मांड में, आपको पता है कि ब्रह्मांड गैसों का एक आवरण है, तो वो जो गैसों का जो आवरण है वो प्रभावित हो जाती है, टूट जाती होगी या बिखर जाती होगी या फैल जाती होगी, इस तरीके से प्रभावित हो जाती है। क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण बल होती है। क्या इसमें गुरुत्वाकर्षण होती है? इस गुरुत्वाकर्षण के द्वारा क्या होती है कि इसके अंतर्गत नाभिकीय संलयन का जो प्रक्रिया है, न्यूक्लियर फ्यूजन का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस इसमें स्टार्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस के अंतर्गत क्या होता है कि हाइड्रोजन है जो हीलियम में बदलना शुरू हो जाती है। जब हाइड्रोजन हीलियम में बदलना शुरू हो जाती है तो इसी अवस्था में तारे का निर्माण होती है, यानी तारे का जन्म होती है। यानी तारे का निर्माण कैसे हुआ, ये एक स्टोरी की तरह है। क्या है कि जब आकाशगंगा चक्कर लगाती है, यानी घूर्णन की प्रक्रिया करती है, तो घूर्णन करने के दौरान आकाशगंगा को चक्कर लगाने से के कारण क्या होता है कि वायुमंडल में जो उपस्थित, यानी ब्रह्मांड में जो उपस्थित जो गैसों का जो आवरण है, वो गैसों का आवरण प्रभावित हो जाती है। और चूंकि इसके अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा क्या होता है कि उसके अंतर्गत नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ठीक है, क्या होता है इसके अंतर्गत
नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। नाभिकीय संलयन को एक अंग्रेजी नाम से जाना जाता है जिसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। और ये नाभिकीय संलयन में क्या होता है, नाभिकीय संलयन किसे कहते हैं, तो वैसे प्रक्रिया जिसमें हाइड्रोजन हीलियम के रूप में परिवर्तित होती है। यानी जब हाइड्रोजन हीलियम के रूप में बदल जाती है तो इस प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन के नाम से इसे जानते हैं। और इसी प्रक्रिया के द्वारा तारे का निर्माण होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि तारे का निर्माण कैसे हुआ, कौन से प्रक्रिया के द्वारा, तो न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस यानी नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के द्वारा। अब सूर्य भी हमारा एक आकाशगंगा का तारा है, तो जाहिर सी बात है सूर्य का भी निर्माण हुआ होगा नाभिकीय संलयन के द्वारा ही। तो ये एक पूरे कॉन्सेप्ट हुआ। तो अब ये कॉन्सेप्ट है, इसको कुछ पॉइंट बनाकर लिखेंगे। जैसे तारे का निर्माण कैसे हुआ, सबसे पहले तो इसके अंतर्गत क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा इसके अंतर्गत एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। उस प्रक्रिया का नाम है नाभिकीय संलयन। क्या नाम है दोस्तों, नाभिकीय संलयन, यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है, स्पेलिंग गड़बड़ हो सकती है तो इसमें कोई गड़बड़ाने की बात नहीं है। हम जो बोल रहे हैं उससे अपना, आप लोग की इंग्लिश अच्छी होगी तो आप अपना स्पेलिंग को सही कर सकते हैं। और इसे क्या बोला जाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन कहा जाता है, नाभिकीय संलयन कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा क्या होता है, जब ये जो आकाशगंगा ये जब चक्कर लगाती है, गोल गोल चक्कर लगाती है, तो आकाश में यानी ब्रह्मांड में जो उपस्थित जो गैसों का जो आवरण है वो प्रभावित हो जाती है। क्योंकि इसके अंतर्गत गुरुत्वाकर्षण होता है, ये इसके अंतर्गत क्या होता है, गैलेक्सी के अंतर्गत क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण होता है। जिसके कारण क्या होता है कि उसके अंतर्गत नाभिकीय संलयन का निर्माण होने लगता है, नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जिसके कारण क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित हो जाता है और इसी अवस्था में तारे का निर्माण हो जाता है। ठीक है, यही प्रक्रिया के द्वारा तारे का निर्माण हो जाता है। तो ये एक पूरी कॉन्सेप्ट है कि तारे का निर्माण कैसे हुआ। अब देखो क्या होता है कि अब तो ये हाइड्रोजन है जो हीलियम में बदलना शुरू हो गया। अब इसी तरीके से हाइड्रोजन, जब इसके हाइड्रोजन हीलियम में परिवर्तित होता चला जाएगा तो एक दिन ऐसा समय आएगा कि ये जो आकाशगंगा है, आकाशगंगा में हाइड्रोजन खत्म हो जाती होगी। ऐसा भी तो समय आता होगा कि आकाशगंगा में हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन हीलियम में बदल रहा तो हाइड्रोजन तो उसमें सीमित है, तो वो सीमित है तो उसमें से जब हम खर्च करेंगे, और खर्च कहाँ पे हो रहा, हाइड्रोजन से हीलियम बनाने में खर्च हो रहा है हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन जब इसके अंतर्गत से खत्म हो जाता है तो क्या होता है, हाइड्रोजन जब इसके अंतर्गत से खत्म हो जाता है तो तारे का जो केंद्रीय भाग होता है ना, ये जो तारे होता है, तारे का जो केंद्रीय भाग होता है ये क्या हो जाता है, संकुचित हो जाता है और गर्म हो जाता है। कब, जब आकाशगंगा यानी इसके अंतर्गत से जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाता है और इस प्रकार हाइड्रोजन की उसमें मात्रा समाप्त हो जाती है। तो हाइड्रोजन की मात्रा समाप्त होने के कारण क्या होता है कि तारे का जो केंद्र है वो संकुचित हो जाता है और गर्म हो जाता है। संकुचित कहने का मतलब होता है क्या, वो सिकुड़ जाता होगा, नष्ट हो जाता है और वो गर्म भी हो जाती है। ठीक है, लेकिन इसकी बाहरी जो परत होता है, इसकी बाहरी जो आवरण है, यहाँ पे हमने क्या बताया कि केंद्र में हाइड्रोजन समाप्त हुआ, बाहरी परत में नहीं। तो ये केंद्र है तो इसकी बाहरी परत ये है। तो ये जो बाहरी परत है, बाहरी परत में यही प्रक्रिया चलते रहता है, हाइड्रोजन से हीलियम में बदलने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया चलते रहता है। धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे तारा ठंडा होकर लाल रंग का हो जाता है। जब हाइड्रोजन की मात्रा इसमें से खत्म हो जाती है तो तारे है जो ठंडा होना शुरू हो जाती है। जब ठंडा हो जाती है तो इसका कलर लाल हो जाती है। जब कलर लाल हो जाती है
जब कलर लाल हो जाती है तो इस कलर को कहा जाता है, इस तारे को कहा जाता है रक्त दानव। क्या कहा जाता है? रक्त दानव कहा जाता है। कब? जब तारे ठंडे होकर लाल हो जाती है तो इस तारे को बोला जाता है, इस प्रकार के तारों को बोला जाता है रक्त दानव कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है? अब इसके बाद टोटल इसके चारों ओर का और केंद्र का हाइड्रोजन समाप्त हो गया, यानी इसकी बाहरी परत का भी हाइड्रोजन समाप्त हो गया और केंद्र का भी हाइड्रोजन समाप्त हो गया। अब बचा क्या? हीलियम। अब हीलियम जो है, ये जो हीलियम है, हीलियम भी किसी चीज़ में परिवर्तित होता है। हीलियम किस में परिवर्तित होता है? तो हीलियम है जो अब कार्बन के रूप में बदलना शुरू होता है। हीलियम है जो कार्बन के रूप में, और कार्बन है जो कुछ भारी पदार्थ के रूप में, भारी पदार्थ के रूप में बदलना शुरू होता है। अब ये भारी पदार्थ कौन है? जैसे कि लौह वगैरह, यानी कि फेरस। ठीक है, लौह के रूप में परिवर्तित हो जाना शुरू कर देता है। यानी सबसे पहले हाइड्रोजन हीलियम के रूप में परिवर्तित हुआ, हीलियम कार्बन के रूप में, और कार्बन है जो भारी पदार्थ जैसे लोहा वगैरह बहुत भारी होता है, तो इसमें ये क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। इसके फलस्वरूप क्या होता है? चूंकि अब तारे में क्या बचा? ना तो हाइड्रोजन बचा, ना हीलियम बचा, और न ही कार्बन बचा, उसमें बचा सिर्फ लोहा, यानी एक भारी पदार्थ, जिसके कारण क्या होता है कि तारे में एक विस्फोट होता है। विस्फोट होता है तो इसका भाग क्या होगा? टूटेगा। तारे में एक बहुत बड़ा तीव्र गति से विस्फोट होता है। क्या? कैसा विस्फोट होता है? तीव्र गति से विस्फोट होता है, और इसी विस्फोट को क्या बोला जाता है? इसी विस्फोट को बोला जाता है सुपरनोवा विस्फोट। सुपरनोवा विस्फोट के नाम से इसे ही जाना जाता है। आ रही बात समझ में? क्या हमने बताया कि तारे के अंदर जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में बदलती है, हीलियम है जो कार्बन में, और कार्बन है जो अन्य भारी पदार्थ में जैसे लोहा वगैरह। और जब इसमें जब लोहे की संख्या ही सिर्फ बचती है तो ये लोहे से क्या होती है कि टकराकर इसमें बहुत तेज गति से ब्लास्ट होती है, यानी विस्फोट होती है, और इसी तीव्र गति से विस्फोट होने वाली विस्फोट को ही सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सुपरनोवा विस्फोट किसे कहते हैं? तो जब तारे में तीव्र गति से कोई विस्फोट होती है तो इस प्रकार के विस्फोट को ही सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। सुपरनोवा विस्फोट, सॉरी, हाँ, क्या बता रहे थे कि सुपरनोवा विस्फोट को क्या बोलते हैं दोस्तों? तो सुपरनोवा विस्फोट को बोलते हैं सुपरनोवा एक्सप्लोजन। क्या बोलते हैं? सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन, ठीक है, ये बोला जाता है, सुपरनोवा एक्सप्लोजन बोला जाता है। तो सुपरनोवा विस्फोट यानी सुपरनोवा एक्सप्लोजन का इस प्रकार से निर्माण होता है। अब ये जो विस्फोट होती है, अगर इस प्रकार के तारे में विस्फोट हो, जैसे इस प्रकार के तारे में जिस तारे का द्रव्यमान अगर 1.4 ms से कम है, इस प्रकार के अगर तारे में विस्फोट होता है, 1.4 ms द्रव्यमान से कम द्रव्यमान है जिस तारा का, अगर उस तारे में विस्फोट होता है तो उसके अंदर जो नाभिकीय संलयन ऊर्जा होती है वो खत्म हो जाती है, और वह तारा जो है वो श्वेत वामन का रूप धारण कर लेता है। क्या? श्वेत वामन, श्वेत वामन के रूप धारण कर लेता है। इस श्वेत वामन को बोला जाता है इंग्लिश में व्हाइट ड्वार्फ। ठीक है, श्वेत वामन को क्या बोला जाता है? व्हाइट ड्वार्फ बोला जाता है। अब ये श्वेत वामन क्या होता है? तो इसी को बोला जाता है, श्वेत वामन को ही बोला जाता है जीवाश्म तारा। क्या? जीवाश्म तारे। ठीक है, क्या बोला जाता है? जीवाश्म तारे बोला जाता है। कब? यदि तारों का द्रव्यमान 1.4 ms से कम होता है तो वह अपनी नाभिकीय ऊर्जा को खो देता है और श्वेत वामन का रूप धारण कर लेता है। इस श्वेत वामन जो
तारे है, श्वेत वामन जो श्वेत जो वामन है इसको क्या बोला जाता है? श्वेत वाम है, ठीक है। क्या हो जाता? श्वेत वाम। एक सेकेंड, हाँ श्वेत वामन है, श्वेत वामन, ठीक है। तो श्वेत वामन के रूप में ये परिवर्तित हो जाता है, जिसको इसी श्वेत वामन को बोला जाता है जीवाश्म तारे। क्या बोला जाता है? जीवाश्म तारे। अब ये श्वेत वामन है, जब ये गर्म रहती है तब तो इसको श्वेत वामन, जब ये ठंडा हो जाती है, जब श्वेत वामन ठंडा हो जाती है, जब श्वेत वामन ठंडा हो जाती है तो ये काला वामन के रूप में बदल जाता है। काला वामन यानी कि ब्लैक ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ के रूप में बदल जाती है, ठीक है। अब ये 1.4 ms को क्या बोला जाता है? तो 1.4 ms को बोला जाता है, 1.4 ms को बोला जाता है चंद्रशेखर, चंद्रशेखर सीमा बोला जाता है। यानी कि इंग्लिश में इसका नाम की बात करें तो चंद्रशेखर लिमिट बोला जाता है 1.4 ms। अब 1.4 ms का मतलब क्या होता है कि ms का मतलब होता है मास यानी कि द्रव्यमान, और s का मतलब होता है सन यानी सूर्य, यानी सूर्य के द्रव्यमान से 1.4, ठीक है। सूर्य का द्रव्यमान क्या होता है? 1.4 ms होता है, यानी 1.4 ms होता है। तो अगर 1.4 ms से कम जिस तारे का द्रव्यमान है, उस तारा में अगर विस्फोट होता है तो उसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन ऊर्जा समाप्त हो जाती है, जिसे श्वेत वामन कहते हैं, यानी कि व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। जब ये श्वेत वामन के रूप में धारण करता है तो इस तारे को बोला जाता है जीवाश्म तारे। अब ये श्वेत वामन जो तारे हैं वो क्या होता है? ठंडे होकर ब्लैक ड्वार्फ यानी काला वामन के रूप में धारण कर लेता है। अब ये 1.4 ms को चंद्रशेखर लिमिट कहते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रशेखर लिमिट क्या है? तो चंद्रशेखर लिमिट कहा जाता है 1.4 ms को, यानी सूर्य के द्रव्यमान, ठीक है। यानी 1.4 ms क्या होता है? सूर्य के द्रव्यमान, ठीक है। तो 1.ms के ms में मापा जाता है सूर्य के द्रव्यमान, यानी 1.4 से कम द्रव्यमान होगा जिस तारे के, उसमें अगर विस्फोट होता है तो ये प्रक्रिया हो सकती है, ठीक है। चलिए अब कहता है इससे ये तो बोले कि कम द्रव्यमान रहेगा, तो अगर इससे अधिक द्रव्यमान होता है तो क्या होता है? तो इससे अत्यधिक द्रव्यमान होने पर जो मुक्त रूप से घूमते हुए जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या करता है कि मुक्त रूप से घूम रहे इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि अत्यधिक वेग के कारण क्या होता है? वो अपने नाभिक को छोड़कर बाहर चले जाते हैं तथा बाकी उसमें बचता है न्यूट्रॉन। क्या हमने बताया? हमने ये बताया कि ये तो बताया कि 1.4 ms से कम द्रव्यमान है, तो अगर 1.4 ms से ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि इसके अंतर्गत मुक्त रूप से जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, यानी जो इलेक्ट्रॉन घूर्णन कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? अपने नाभिक को त्याग देता है, यानी छोड़ देता है, और वो उस चक्कर से बाहर हो जाते हैं, और यानी कि उसमें से इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तो इलेक्ट्रॉन समाप्त हो जाता है तो बचता क्या है? न्यूट्रॉन। तो जिस तारे में सिर्फ न्यूट्रॉन बचता है तो उसी तारा को ही बोला जाता है न्यूट्रॉन तारा, यानी न्यूट्रॉन तारा बोला जाता है इसे, या इसको न्यूट्रॉन पल्सर भी कहते हैं। क्या? पल्सर, न्यूट्रॉन तारा या न्यूट्रॉन पल्सर। अब कई बार न्यूट्रॉन तारा तो लगभग हर बच्चे समझ जाएंगे, कई बार एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पल्सर क्या है, यानी न्यूट्रॉन पल्सर क्या है। तो न्यूट्रॉन पल्सर कहा जाता है कि जिस तारे में इलेक्ट्रॉन की मात्रा पूरी तरीके से समाप्त हो जाती है, सिर्फ उसमें न्यूट्रॉन की ही मात्रा बचती है, तो उस प्रकार के तारों को ही न्यूट्रॉन तारा या न्यूट्रॉन पल्सर के नाम से जाना जाता है।
तो ये एक पूरे कॉन्सेप्ट है। और ये न्यूट्रॉन तारा का निर्माण कब होता है? जब वो जिस तारे में विस्फोट होगा उस तारे का द्रव्यमान 1.4 ms से अत्यधिक होगी। तो क्या होता है कि 1.4 ms से अत्यधिक द्रव्यमान जिस तारे का होता है उस तारे में क्या होता है कि मुक्त रूप से घूम रहे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तेज गति के कारण, चूंकि द्रव्यमान ज़्यादा होगा तो वो घूमते रहता है, वो तेज गति से, यानी उसका वेग अत्यधिक होने के कारण क्या होता है कि वो अपने पथ से भटक जाती है और अपने नाभिक से क्या होता है वो बाहर चले जाते हैं। तो जब नाभिक से बाहर चला गया यानी इलेक्ट्रॉन उसमें स्वतंत्र हो गया, पूरी तरीके से स्वतंत्र। तो स्वतंत्र हुआ तो उसमें कैद कौन बचा? तो न्यूट्रॉन वो बचा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमने बोला क्या कि इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होता है, न्यूट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता। न्यूट्रॉन तो उसमें कैद ही है, यानी बचा क्या? न्यूट्रॉन। तो जिस तारे में सिर्फ न्यूट्रॉन की मात्रा बचती है उस प्रकार के तारे को न्यूक्लियर स्टार यानी कि न्यूट्रॉन तारा या न्यूट्रॉन पल्सर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी समझ था। अब कहता न्यूट्रॉन तारा को अत्यधिक सिकुड़ने के कारण क्या होता है कि उनका सारा द्रव्यमान एक ही बिंदु पर संकेंद्रित हो जाता है। न्यूट्रॉन तारा क्या होता है ना कि अत्यधिक सिकुड़ जाता है। तो अत्यधिक सिकुड़ने के कारण क्या होता है, चूँकि न्यूट्रॉन तारा में द्रव्यमान अत्यधिक होती है, तो जब कोई वस्तु सिकुड़ जाएगा, जैसे मान लिया कि ये फैला हुआ कोई गोला है, जब ये सिकुड़ेगा तो पहले इतना बड़ा था, अब सिकुड़ेगा और इसका मान लिया कि 100 kg द्रव्यमान है, अब ये सिकुड़ कर इतना छोटा बन गया, तो क्या इसका द्रव्यमान कम जाएगा? नहीं, द्रव्यमान नहीं बल्कि इसका आकार कमा। ठीक है, तो बता रहे थे कि जैसे मान लिया कि ये कोई बहुत बड़ी गोला है और इस गोले का द्रव्यमान 100 kg है, ये क्या होता है, ये सिकुड़ जाती है। तो सिकुड़ जाती है तो इसका आकार ना सिकुड़ती है, ये सिकुड़ कर ये छोटा बन गया, क्या इसका द्रव्यमान कम जाएगा? नहीं, बिल्कुल इसका द्रव्यमान भी 100 kg ही होगा। इसका आकार चेंज होगा, द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होता है। तो जब क्या होता है कि जब सिकुड़ जाएगा, इसका ये केंद्र था तो इसका केंद्र पे ही सारा भार आ जाएगा ना, इसका केंद्र पे अत्यधिक भार आएगा, क्योंकि पहले ये केंद्र से जो त्रिज्या है, रेडियस है, यह दूरी बहुत दूर था, लेकिन अब इसमें पास आ गया, सिकुड़ जाने से पास आ गया, यानी केंद्र पे ज़्यादा मात्रा में द्रव्यमान होगी, यानी सारा द्रव्यमान इसका केंद्र में ही आकर समाहित हो जाती, केंद्र में ही संग्रहित हो जाती है। तो केंद्र में ही जब संकेंद्रित होता है तो इस पिंड को कृष्ण छिद्र यानी जो पिंड होता है इसको कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस छिद्र को क्या बोला जाता है? कृष्ण पिंड, कृष्ण छिद्र या फिर ब्लैक होल। इस पिंड को क्या बोला जाता है? कृष्ण छिद्र या ब्लैक होल। अब कई बार प्रश्न पूछ लिए जाते कि कृष्ण छिद्र क्या होता है, ब्लैक होल ये नाम इसका काफ़ी प्रचलित है, तो इसीलिए सारे बच्चे के माइंड में होते हैं ब्लैक होल। कोई बच्चे कृष्ण छिद्र पे उतना केयर ही नहीं करता, तो एग्जाम में ऐसा ही पूछ दिया जाता है कि कृष्ण छिद्र से आप क्या समझते हैं, यानी कृष्ण छिद्र है क्या, तो और कृष्ण छिद्र का निर्माण कैसे होता है? तो कृष्ण छिद्र से निर्माण होता तब जब किसी तारे का अत्यधिक द्रव्यमान होती है, वो तारे क्या होती है कि वो सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने के कारण क्या होती है कि उसका जो द्रव्यमान होता है वो उसका सारा द्रव्यमान का भार है जो केंद्र पे ही आकर संकेंद्रित हो जाती है। तो जब केंद्र पे आकर संकेंद्रित हो जाती है, चूँकि ये एकदम सिकुड़ कर छोटा पॉइंट एक छिद्र की तरह बचा, तो इसी को बोला जाता है ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र। अब ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र एक इतना छोटा छिद्र है जिसके द्वारा कोई वस्तु को तो पलायन होना दूर की बात है, इसके द्वारा प्रकाश भी पलायन नहीं कर सकता। अब यहाँ पे एक बात आ रहा, पलायन होता क्या? तो पलायन होता है आर पार। हमने कभी ऐसा नहीं सुने कि हम लोगों ने क्या पढ़े हैं कि प्रकाश को कोई भी नहीं रोक सकता। आप अपने घर में कितना हो खिड़की दरवाजे एक एक छिद्र को बंद कर दीजिए, लेकिन फिर भी उसमें प्रकाश आएगी। अब बात रहा ये कि वो तो रूम अंधेरा हो जाएगा तो प्रकाश कैसे आ रही है? तो एक बात बताइए, क्या आपका ऐसा कोई रूम है जिसमें कितना हो अंधारा हो जाने के बाद भी अगर उस रूम में कोई वस्तु रखा वो नहीं दिखाई देता? वस्तु नहीं दिखाई देता, कोई बात नहीं, आप अपने हाथ की उंगली को देखें,
आपका उंगली या आप अपने शरीर का कोई भी पार्ट को देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हैं तो उस रूम में प्रकाश की मात्रा है, भले ही अंशतः मात्रा में है लेकिन है। लेकिन ब्लैक होल ऐसा एक छिद्र है ना, उसमें प्रकाश का भी मात्रा नहीं है। ये है ब्लैक होल, यानी कि कृष्ण छिद्र। अब कहता है यानी कि इससे प्रकाश की किरण भी पलायन नहीं हो सकता, प्रकाश की किरण भी आर पार नहीं हो सकता। अब ब्लैक होल की जो संकल्पना है, ये इसको किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका जो प्रतिपादित करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है जॉन व्हीलर को। ब्लैक होल थोड़ा सा इसे मिटाना पड़ेगा, आप लोग इसे नोट कीजिएगा, ठीक है? इस वाले पोर्शन को थोड़ा सा मिटाते हैं। क्या बता रहे थे कि ब्लैक जो होल है, ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र जिसे भी बोला जाता है, ये ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र का जो संकल्पना है यानी अवधारणा है, ये इसका प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है किसको? तो ये जाता है श्रेय जॉन व्हीलर को। किसे दोस्तों? जॉन व्हीलर। देखिए यहाँ सभी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपके पीटी में प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र की जो अवधारणा है इसको प्रतिपादित करने का श्रेय किसे जाता है या किसने किया। ऑब्जेक्टिव पीटी में आपका ऑब्जेक्टिव होता है, तो ऑब्जेक्टिव में इस प्रकार का प्रश्न पूछे जाते हैं। सब्जेक्टिव में पूछेगा तो थियोरी तरीके से आपको लिखना है, तो थियोरी के लिए मैं जो बोलता हूँ उससे आप लोग सुनकर माइंड में सेट करें। लेकिन पीटी के लिए है बस जॉन व्हीलर, यही तो आपको टिकट करना है, ठीक है? इसी में आपको निशान लगाने, इसी में आपको कलर भरना है कि ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र का जो संकल्पना का प्रतिपादित करने का श्रेय जाता है वो जाता है किसे? तो जॉन व्हीलर को जाता है। अब एक और ब्लैक होल है, एक अलग प्रकार की ब्लैक होल है जिसका नाम है रॉग ब्लैक होल। ये जो रॉग ब्लैक होल है ये दो या अधिक ब्लैक होल का समूह है। यानी कि आप बोल सकते हैं कि रॉग ब्लैक होल किसे कहते हैं? तो जब रॉग ब्लैक होल क्या है? तो दो या दो से अधिक ब्लैक होल के समूह को ही क्या बोला जाता है? रॉग ब्लैक होल कहा जाता है, ठीक है? चलिए ये तो हो गया। अब एक नोट की बातें में आप लोग नोट करेंगे। नोट की बातें में क्या नोट करना है कि एक क्वेसर नाम का, ये क्वेसर क्या है? तो एक बहुत ही चमकीला तारा है। क्वेसर क्या है? एक बहुत ही चमकीला खगोलीय पिंड है, तारा नहीं, एक खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करती है। ये जो चमकीला तारा है वो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। ये कौन? क्वेसर नाम का एक खगोलीय पिंड है जो काफ़ी चमकीला है और ये अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। नासा ने अब तक क्या किया कि नासा जो अमेरिका का जो एजेंसी है, कौन? नासा ने अब तक सबसे पुराने तारों का खोज किया है। यानी नासा ने अब तक खोज किए गए तारों में से सबसे पुराने तारों का खोज किया था। उस तारे का नाम क्या था? तो उस तारे का नाम था 444, ठीक है? 444 यानी कि 444 केपलर, यानी केपलर 444। नासा ने अभी तक जितने भी पुराने तारे खोजे गए थे उसमें से सबसे पुराने जो तारे का खोज किया गया था वो किस एजेंसी ने खोज किया था? तो नासा ने किया था, जो कि अमेरिका का एक एजेंसी है। ये इस तारे का नाम क्या दिया था? तो केपलर 444 यानी केपलर 444 नाम के तारा का इसे नाम दिया था, ठीक है? नासा ने विश्व का पहला न्यूट्रॉन मिशन
नासा ने क्या किया था कि विश्व का पहला जो न्यूट्रॉन मिशन था जिसका नाम था NICR, विश्व का पहला न्यूट्रॉन मिशन, न्यूट्रॉन मिशन जिसको बोला जाता है NICR, ठीक है। क्या बोला जाता है इसे? NICER बोला जाता है। अब ये NICER का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये होता है न्यूट्रॉन स्टार इंटीरियर कंपोजिशन एक्सप्लोरर, ठीक है। इसका परीक्षण किया था नासा ने। विश्व का क्वेश्चन आ सकता है कि विश्व का पहला न्यूट्रॉन मिशन। अब न्यूट्रॉन मिशन क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। पहले ये जानिए कि विश्व का सबसे पहला न्यूट्रॉन मिशन का प्रक्षेपण यानी कि उस पर रिसर्च किसने किया था? तो ये किया था नासा ने। और उस न्यूट्रॉन मिशन का नाम क्या था? NICER। NICER का फुल फॉर्म क्या होता है? आप लोग कॉपी में नोट्स कर सकते हैं। न्यूट्रॉन स्टार इंटीरियर कंपोजिशन एक्सप्लोरर, ठीक है। ये NICER का फुल फॉर्म हो गया। अब देखिए क्या हुआ कि इसे बात आया, न्यूट्रॉन मिशन का प्रक्षेपण किया जा रहा था। तो जब भी कोई प्रक्षेपण किया जाता है तो प्रक्षेपण करने के लिए रॉकेट को छोड़ा जाता है। तो इसके प्रक्षेपण, न्यूट्रॉन मिशन का प्रक्षेपण करने के लिए कौन सा रॉकेट को छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था, इस रॉकेट का नाम है फाल्कन 9 रॉकेट। क्या? फाल्कन। कौन सा? फाल्कन 9 रॉकेट। यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे, फाल्कन 9 नाम का एक रॉकेट था। इसका उपयोग किया था, इसी के द्वारा प्रक्षेपण किया गया था न्यूट्रॉन मिशन का। अब ये मिशन है क्या? तो ये मिशन है जो, ये मिशन से क्या हमें प्राप्त होगा? तो ये मिशन से जो असमान जो खगोलीय घटना है उसका पता चलेगा, ठीक है। नासा ने ये प्रक्षेपण क्यों किया था? तो इसके द्वारा जो हमारे जो ब्रह्मांड में जो असामान्य जो खगोलीय पिंड है उसका अध्ययन करने में इससे सुविधा होगा। तो हमारे ब्रह्मांड में असामान्य रूप से पाए जाने वाले जो खगोलीय पिंड था उसका अध्ययन करने के लिए नासा ने विश्व में सबसे पहले न्यूट्रॉन मिशन का प्रक्षेपण किया। और इस न्यूट्रॉन मिशन का प्रक्षेपण करने के लिए उसने एक रॉकेट छोड़ा जिस रॉकेट का नाम था फाल्कन 9 नामक रॉकेट। और नासा ने क्या किया था? सबसे पहले एक विश्व में यानी कि सबसे पुराने, आज तक सबसे पुराने खोजे गए तारों में से सबसे जो पुराना तारा था वो, उस तारा का नाम था केपलर 444, जिसका खोज भी किया था नासा ने ही। केपलर 444 यानी केपलर 444 किया था। अब ये जो न्यूट्रॉन मिशन है इसके द्वारा हमने तो बता दिए कि ब्रह्मांड में असमान रूप से पाए जाने वाले खगोलीय पिंड का अध्ययन किया जाएगा। लेकिन नासा ने यह भी दावा किया है कि इसी मिशन के द्वारा नासा अंतरिक्ष में एक्सरे का प्रथम नौवाहन भी प्रदर्शित करेगा। ब्रह्मांड में ये जो अंतरिक्ष में ये जो नासा ने यह जिक्र किया है कि इसी मिशन के द्वारा, न्यूट्रॉन मिशन के द्वारा ही क्या करेंगे? अंतरिक्ष में एक्सरे का सबसे पहली बार नौवहन करेगा। कौन? नासा। तो ये था हमारा तारे से रिलेटेड। और ये सारे जो बातें ये नोट की बातें हैं। तारे का जो सिलसिला था वो तो पहले ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन इतना हम जो बातें बताई वो नोट की बातें जो काफ़ी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट से देखें तो ये काफ़ी यूजफुल है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेंगे, कॉपी में नोट करेंगे और एक अपने शब्दों में नोट्स बनाएं और फिर उसको रिवाइज करें। और कोई भी मेरे बताए गए टॉपिक के ऊपर आपको डाउट है, कोई भी संदेह है, तो आप बेहिचक मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और बताइए कि सर जी आपने यहाँ पे मिस्टेक की है, आपको इस अंदाज में पढ़ानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, बताइए कि हमारा आज का भी क्लास कैसा लगा। दनादन हम लोग ऐसा टॉपिक पढ़ रहे हैं जो आपके माइंड में स्टोरी के रूप में समाहित किया जा रहा है, जो कि शायद आप लोग ऐसा
पढ़े होंगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, मुझसे अच्छा कोई नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं बोल रहा हूँ। दुनिया में महान से महान टीचर है और महान से महान स्टूडेंट है, ठीक है। लेकिन सभी का अपना अपना एक अलग नज़रिया होता है, एक अलग अलग अंदाज होता है। और आपको एक सफल व्यक्ति बनना है तो आपको सारे दुनिया, समाज, सभी से एक अलग अपना एक रास्ता चुनना होगा। आप सोचेंगे कि सभी से हम मिलकर जुलकर हंसते खेलते हम एक अच्छे मंजिल की प्राप्ति कर ले, तो ये कभी मुमकिन नहीं है। क्योंकि सिर्फ जॉब लेना ही सफल नहीं है। कितना बच्चे बोलते हैं अच्छा जॉब है तो लेना, जॉब ले लिए। जॉब लेना ये हमारी मंजिल नहीं है, ये सफलता नहीं है। जॉब लेना सिर्फ एक दिखावा है। सच्चे जो सक्सेसफुल की स्टोरी होती है, सच्चे जो सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं, वो कभी ये नहीं सोचते कि हम जॉब करेंगे या ये करेंगे वो करेंगे। उनका बस एक टारगेट होता है, एक मंजिल होता है। तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मेरा टारगेट है जॉब, तो वो आपका टारगेट है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं जॉब कर लिया और जो बंदे का जॉब नहीं हुआ और वो बहुत पढ़ने में भी तेज़ है, तो वो ऐसा नहीं है कि वो असफल व्यक्ति है। तुमने जॉब लेकर सफलता प्राप्त की, तुम्हारा क्योंकि टारगेट था जॉब लेना, उसका टारगेट था नॉलेज ग्रहण करना, ज्ञान लेना। तो एक ज्ञान से बड़ा दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं हो सकता है। चाहे कितना हो, कोई भी पोस्ट पे आप जॉब करें, कभी एक ज्ञान के तुलना में उसके द्वारा नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो आप सब ये सब जॉब तॉब का चक्कर छोड़े। अब ऐसा नहीं है कि जॉब तॉब का चक्कर छोड़े। हम में से बहुत सारे भाई गरीब हो गए, और गरीब और अमीर की क्या बात है। एक व्यक्ति का टारगेट होना चाहिए और अपने टारगेट को पूरा करना चाहिए, ठीक है। यही हमारा सफलता है, यही हमारा सक्सेसफुल स्टोरी है। तो आप लोग भी अगर सफल बनना चाहते हैं तो आपको एक अलग मार्गदर्शक का चुनाव करना होगा और एक अलग पथ का भी चुनाव करना होगा। सारे माहौल से आपको अलग बचकर चलना होगा। हमारे समाज में कुछ ऐसे भी माहौल है, और समाज में ऐसे माहौल कुछ नहीं, सारे समाज में हमें घुलना ही नहीं है। जब समाज में घुल गए, इसका मतलब है कि आप अपने मंजिल से भटक गए। समाज से बिल्कुल हट कर चलना है। तो आप लोग काफ़ी समझदार बच्चे हैं, मुझे बार बार ये बात बोलनी नहीं चाहिए, लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता है, क्योंकि मैं भी आपकी भावनाओं को समझते हैं और मैं भी एक समाज में रहता हूँ, इसलिए समाज से जुड़े हर पेशकश की जो तैयारियां है वो मुझे पता है। इसीलिए मैं ये सारे बात को आपके ऊपर फॉलो करते हैं और आपको ये सचेत करते हैं कि आप बिल्कुल समाज के चक्कर में ना पड़े, ठीक है। तो चलिए बताइए कि आज का हमारा ये क्लास कैसा लगा। तो फिर हम लोग मिलेंगे। और मेरा जो पहले का जो वीडियो है उसे आप लोग नहीं देखें तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इतने मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से आप सारे वीडियो को देख सकते हैं। चाहे हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, सारे सब्जेक्ट पे हम वीडियो बनाते हैं। सारे सब्जेक्ट के वीडियो को वहाँ पे आप देख सकते हैं। और अच्छा लगता है तो और भी साथियों को बताएं, और भी साथियों में शेयर करें वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही। आज का सफ़र हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। फिर हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। ज्योग्राफी का ही क्लास होगा। ब्रह्मांड से ही जुड़े टॉपिक को हम लोग लेकर आएंगे, और ब्रह्मांड से जुड़े महत्वपूर्ण टॉपिक सौरमंडल। तो कल का हमारा क्लास देखना ना भूले, सौरमंडल की क्लास, क्योंकि बहुत ही खास होने वाला है सौरमंडल। तो चलिए दोस्तों, तब तक के लिए आप लोग स्वच्छ रहें, सुरक्षित रहें और खूब जमकर पढ़ाई करें और अपने मंजिल को पाने में जी जान से जुटे रहें। नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।